ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरा जंबल्स के रिगार्डिंग। डैट मीन्स क्या, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एनडीए में तो आता ही है, एसपीआई के भी एग्जाम में आते हैं। एसपीआई बोलिए, जीएसपीआई बोलिए, बैंक बोलिए, एसएससी बोलिए, बाकी एनडीए के एग्जाम में अभी आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से मैंडेटरी कर दिया है आपको एग्जाम्स में, है ना, मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पैरा जंबल्स को आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और जनरली आने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो इसमें क्या है कि कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ ट्रिक्स है। जब भी हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो टैकल करने के साथ साथ इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि कब कहाँ पे कैसे हमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो अभी आज मैं आपको कुछ सिस्टमेटिक मैं अप्रोच बताऊंगा, एक एल्गोरिथमिक अप्रोच बताऊंगा, एक सिंपल सा मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही ईजी से, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक को अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, सबसे पहले तो इसे हम पैरा जंबल्स के नाम से जानते हैं, है ना। इसे सबसे पहले हम क्या, पैरा जंबल्स के नाम से जानते हैं, कि इसको हम पैरा जंबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, इसको हम सेंटेंस री अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तीसरी चीज, इसको हम ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के नाम से भी हम इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक तो इसे हम पैरा जंबल्स, दूसरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट और तीसरा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। दैट मीन्स ये टॉपिक एक ही है और इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे टैकल करें। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जनरली हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी एक पैराग्राफ आता है। दैट मीन्स क्या, हमारे पास जनरली देखिएगा कि या तो हमारे पास कोई ना कोई क्या होगी, स्टोरी बेस्ड कोई ना कोई कंटेंट होगा। दूसरा, या कैसा भी कोई भी कंटेंट उठा लें, चाहे वो किसी चीज़ से, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा हॉट पोटैटोज हो। दैट मीन्स क्या कि जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा न्यूज़ जो कि पूरे देश दुनिया में पूरे ही हाईलाइटेड उसको किया जा रहा है, या उसके ऊपर पूरा जंग छिड़ा हुआ है, चाहे कोई वॉर के रूप में कोई भी रसिया यूक्रेन का मैटर हो। ठीक है, बहुत सारी तमाम सिचुएशन है। अभी जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या देश दुनिया के अंदर में उसके रिगार्डिंग बातें चल रही हैं, तो कोई ना कोई तो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर तो होगा ही होगा। तीसरी चीज़, या फिर हमारे पास ये हो सकता है, या कोई भी चीज़ हमारे पास क्या होगा, पैराग्राफ होगा। इतना तो क्लियर है कि मुझे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्टोरी बेस्ड मिलने वाली हैं। दूसरी चीज़ कि मुझे इतना क्लियर होगा कि ये तो स्टोरी बेस्ड होगा, कंटेंट होगा, या फिर क्या होगा, पैराग्राफ होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लें, है ना। जनरली हम देखते हैं कि अगर मैं किसी स्टोरी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो स्टोरी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ तो बेसिकली उसमें क्या होते हैं, 3 ही चीज़ होते हैं। स्टोरी में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली उसमें क्या होता है, पहला जो फेज होता है वो क्या होता है अपना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रो। क्या बोलते हैं? इंट्रो। इंट्रो बोले तो क्या, इंट्रोडक्शंस। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मेन बॉडी। क्या बोलते हैं? मेन बॉडी। मेन बॉडी में होता क्या है कि इसमें भी 2 चीजों को हम देखेंगे। एक, इसमें हमारे पास कुछ एडवांटेज हो सकता है, दूसरा हमारे पास कोई चीज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। और थर्ड चीज मैंने आपको, हमें क्या ध्यान रखना है, दैट मीन्स क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन बोले तो क्या, लास्ट में उसका रिजल्ट। दैट मीन्स कोई भी हम मूवी उठा करके देखें तो मूवी में स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं से कहीं का एकदम स्टार्टिंग में इंट्रो फेज दिखाया जाता है। दैट मीन्स उस मूवी के अंदर में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे हीरो के रूप में, चाहे एक्ट्रेस के रूप में, चाहे विलेन के रूप में, तो उनके स्टार्टिंग का फेज दिखाया जाता है कि स्टोरी कहाँ से नरेट होते हुए चल रही है, कहाँ से नरेट होना शुरू हो रही है ना। जैसे कि हर मूवी का आप देखते होंगे कि कहीं का हीरो, कहीं की हीरोइन, स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, फिर बहुत सारे लाइफ में एक तरीके से सीन दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शंस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को वो फेस आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं।
फिर दोनों कहीं ना कहीं से कॉलेज में मिलते हैं और फाइनली उनकी बात बनती है और फिर वो आगे धीरे धीरे अपने करियर को सेटल करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर लास्ट में वहाँ पे क्या होता है, हैप्पी एंडिंग दिखता है। ठीक है, जनरली बीच में बहुत सारे क्लाइमेक्स को भी भर दिया जाता है कि जैसे हीरो जो होता है ना, हर मूवी में जनरली होता क्या है कि हीरो को गरीब ही दिखाया जाता है और जो हीरोइन होती है उसको अमीर ठाकुर की बेटी दिखाई जाती है। और होता ये है कि जैसे जैसे हीरो बड़ा होता है और है ना, फॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो कोइंसिडेंट एक होता है कि दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में होता है। होने के बाद क्या होता है कि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब उसे पता चलता है कि ये जो हीरोइन है वो ठाकुर की ही बेटी है, जिसकी जमीन है ना, जिसके फादर की जमीन को है ना ठाकुर ने कभी ना कभी क्या कर लिया है, हड़प कर लिया, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर लिया है। तो जब ये कहानी में ट्विस्ट आता है तो फिर वो हीरो जो होता है फिजिक्स के सारे नियम को ध्वस्त करते हुए क्या होता है, विलेन को मार देता है और उसके सारे जितने भी उसके साथ के जितने भी 100-200 जितने भी विलेन के साथ जो लोग होते हैं सबको मार के वो क्या करता है, एक साइड में कर देता है। फिर बाद में क्या होता है, हीरो हीरोइन है ना, वहाँ पे उनकी एक हैप्पी एंडिंग, उनका एक मैरिज दिखा दिया जाता है और मूवी क्या होती है, खत्म हो जाती है। डेट मीन्स मैं यहाँ पे किसी मूवी के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या कि स्टोरी जब भी जहां से भी कोई भी कंटेंट हो, कोई भी पैराग्राफ हो, तो अगर वो नैरेट होना शुरू हो रही है तो हमें दैट मीन्स उसके सब्जेक्ट मैटर को देखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां पे जरा देखिए, मैंने इंट्रो क्यों बोला, क्योंकि इंट्रो में हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है। दूसरा मैंने बोला कि मेन बॉडी के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज को देखने पड़ेगी। और तीसरा जो फेज है दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन फेज। दैट मीन्स क्या, हमें कंक्लूजन भी देखना पड़ेगा कि अब लास्टली इस मूवी के अंदर में क्या कंक्लूजन, दैट मीन्स क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हमें देखने को सीखने को मिल रही है। तो दैट मीन्स इन तमाम चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए फिर अभी मैं बात करने वाला हूं कि क्या क्या ट्रिक, क्या क्या लॉजिक, क्या क्या हम एल्गोरिथमिक अप्रोच, मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो अभी हम देखेंगे। अभी जितने भी पॉइंट मैं बोलूंगा उसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट में क्या कि हमें करना क्या पड़ेगा कि किसी भी चीज को हमें, आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस के जो नेचर होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर बाद में आएंगे, सबसे पहले अपने ट्रिक्स, अपने लॉजिक्स को पहले डिस्कस कर लें। हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इंट्रो बोले तो क्या, डैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग सेंटेंस को पहले निकालना पड़ेगा। और ओपनिंग सेंटेंस निकालने का मतलब यह है कि सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस है ना, ओपनिंग सेंटेंस बोले तो क्या हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट सेंटेंस हमें निकालना पड़ेगा। और फर्स्ट सेंटेंस निकालने के रिगार्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कंडीशन क्या, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो सेंटेंस अपने आप में हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। फर्स्ट सेंटेंस हमेशा अपने आप में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया बिकेम फ्री 15 अगस्त 1947, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। दैट मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको मुझे बोलने के लिए या फिर मुझे लिखने के लिए किसी और स्टेटमेंट की जरूरत ना पड़े, ऐसे सारे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। दैट मीन्स क्या कि अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ अगर मुझे इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे टिक आउट कर रहा हूं, दैट मीन्स उसके पॉसिबिलिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, उसके पॉसिबिलिटीज होने की संभावना है। और अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं तो दैट मीन्स वो पॉसिबल नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होगा तो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूसरे कंडीशन में कहीं से भी अगर डिपेंडेंट सेंटेंस आपको दिखाई दिए तो वो कभी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंट सेंटेंस किसको बोलेंगे कि कैसा स्टेटमेंट जिसको लिखने या बोलने के लिए हमें किसी और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट
पड़ रही है, तो ऐसे तमाम सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, जब भी हम सेंटेंस में देखेंगे तो हमें अपने सेंटेंस में किसको पहचानना है? हमें अपने सेंटेंस में पहचानना है सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो इसमें आपको तीन चीजों को ध्यान रखना है। डेट मीन्स क्या? नाउन, दूसरा क्या? प्रोनाउन, और तीसरा क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं क्या बोल रहा हूं? नाउन, प्रोनाउन या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है। मैंने क्या बोला कि नाउन को, प्रोनाउन को और प्रॉपर एडजेक्टिव को हमें क्या रखना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या कि सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं और पढ़ने के साथ अगर मुझे सेंटेंस में क्या दिख गया? प्रॉपर नाउन दिख गया। क्या दिखा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे ही दिखेगा फट से वहां पे एस्टिमेशन करेंगे, इट माइट बी दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है। कई बार ये भी मिलेगा आपको सेंटेंस में आर्टिकल्स दिख जाएगा। क्या दिखेगा? आर्टिकल्स दिखेगा। आर्टिकल्स के साथ अगर ये प्रॉपर नाउन आपको दिखा, यानी कि जनरली आर्टिकल्स जो अपीयर होता है वो किसके लिए अपीयर होता है? नाउन के लिए अपीयर होता है। तो जब भी नाउन के लिए आपको आर्टिकल्स दिखेगा तो समझ जाना है कि इट माइट बी आवर फर्स्ट सेंटेंस। दैट मीन्स इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान देना है क्या? नेक्स्ट पॉइंट में जब भी सेंटेंस में आपको आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन दिखे, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इन तीनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, नाउन के पहले जनरली एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या? आर्टिकल्स अगर दिखेगा, अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है तो वहां पे भी आपको फट से एस्टिमेशन कर लेना है कि ये हमारा क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे और क्या हो सकता है? जब भी सेंटेंस में हमें WH फैमिली दिखे, क्या दिखे? WH फैमिली। अब जरा मैं आपसे पूछूं कि WH फैमिली का काम क्या होता है? तो WH फैमिली का तो एक ही काम होता है, क्या? इंट्रोगेटिव मार्क, दैट मीन्स क्वेश्चन पूछने का। तो जनरली ध्यान में रखिएगा कि जनरली कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या सेंटेंस अगर हम स्टोरी, कंटेंट, पैराग्राफ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो जनरली कभी भी WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होगा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ P, Q, R और S के रिगार्डिंग, सपोज Q में मुझे व्हाट दिख रहा है, R में मुझे वेयर दिख रहा है, whom दिख रहा है। ठीक है। तो डेट मीन्स इतना मैं एस्टिमेशन कर सकता हूं कि जो सेंटेंस S होगा वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस होगा। डेट मीन्स P, Q और R इन तीनों की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। और उसके बाद जनरली आपको तो पता है कि आपके एनडीए के एग्जाम में जनरली हमारे पास कितने ऑप्शंस मिलेंगे? 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो उन ऑप्शंस को देख करके आप फट से एस्टिमेशन कर देंगे। आधा काम आपका कौन कर देगा? ऑप्शंस कर देगा। डेट मीन्स ऑप्शन देखते ही आप फटाक से, है ना, आप तुरंत एस्टिमेशन कर लीजिएगा कि ये हमारा आंसर है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए में फॉर एग्जांपल P, Q, R और S दिया है। बी में फॉर एग्जांपल R, S, Q और P दिया है। सी में एग्जांपल R, S, P, Q दिया है। और डी में सपोज S, Q, P, R दिया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ नहीं पता कि कहाँ से इस सेंटेंस को लिखा गया है, कैसे लिखा गया, उसका मीनिंग क्या है, उसका सेंस क्या है, लेकिन मैंने इतना देखा कि जो सेंटेंस S जो है ये WH फैमिली नहीं है। डेट मीन्स मैं यहाँ पे पूरा एस्टिमेशन में कर सकता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको एब्रिविएटेड फॉर्म दिखे, क्या दिखे? एब्रिविएटेड फॉर्म दिखे। एब्रिविएटेड फॉर्म दिखने का मतलब यह होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कि SBI के ऊपर बात हो रही है, SBI के ऊपर, और यहां पे सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा P, Q, R और S। जैसे फॉर एग्जांपल Q में SBI लिखा है, R में भी हमें क्या लिखा है? SBI लिखा है, और P में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? SBI दिखाई दे रहा है। और एक सेंटेंस S में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इसका फुल डिक्लेरेशन। डेट मीन्स क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो डेट मीन्स अब यहां पे हमें सोचने की क्या जरूरत है? मैंने क्यों बोला कि एब्रिवेटेड फॉर्म भी दिखे तो वहां पे हमें थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा वेट करना है, एस्टिमेशन करना है। यानी कि
अब जितने भी PQR में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में SBI यूज किया गया है, लेकिन एक सेंटेंस जो S में क्या है कि पूरा का पूरा लिखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेट मीन्स जहां पे भी एब्रीवेटेड फॉर्म का फुल डिक्लेरेशन किया जाएगा वहीं पे आपको तुरंत एस्टिमेशन कर लेना है। दिस इज योर वेरी फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। डेट मीन्स जहां पे भी एब्रीवेटेड फॉर्म दिखेगा तो वहां पे आपको ध्यान देना है ना, ये नहीं होगा। लेकिन यहां पे जहां पे भी इसका फुल डिक्लेरेशन होगा या फुल फॉर्म जहां पे इसका इंडिकेट होगा, इट माइट बी और फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जनरली देखिएगा कि जितने भी इनकम्प्लीटेड सेंटेंस होते हैं, इनकम्प्लीटेड बोले तो क्या, इनकम्प्लीटेड सेंटेंस का मतलब ये होता है आधा अधूरा। जो आधा अधूरा जो सेंटेंस होता है वो जनरली क्या होता है कि देखिएगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है ना, और आधा अधूरा जो सेंटेंस होता है वो भी लास्ट नहीं हो सकता है, तो वहां पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इनकम्प्लीटेड जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे फर्स्ट होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। दूसरा, जब भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ अगर आपको कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, किससे? कंजंक्शन। कंजंक्शन तो आपको पता है कि कंजंक्शन किसको बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है कि दो पार्टिकुलर क्लॉज, दो अलग अलग स्टेटमेंट को, दो नंबर ऑफ, चाहे कितने भी सेंटेंस क्यों नहीं है, उन सबको क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है। तो हमें ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अगर सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल PQRS, इधर देखिए मैं बार बार क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। R में दिखाई दे दिया बर्ड, ठीक है, और इधर भी दिखाई दे दिया आपको सपोज एग्जाम्पल, है ना, सीन्स। ठीक है, तो जनरली ध्यान दीजिएगा, या फिर डैड दिखाई दे दिया। अब इसमें भी कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट हमें उतना ज़्यादा अभी डीप में मैं नहीं जाऊंगा, ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। डैट मीन्स इतना मैं एस्टिमेशन कर ही सकता हूँ कि QR और S से जनरली सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। डैट मीन्स अपना जो ओपनिंग सेंटेंस होगा वो क्या होना चाहिए, P से स्टार्ट होना चाहिए, P से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि डैट मीन्स कंजंक्शन जब भी आपको दिखेगा तो तुरंत एस्टिमेशन कर लेना है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, कंजंक्शन के बाद हमें सेंटेंस में ये चीज देखना है कि सेंटेंस में कभी भी कंक्लूसिव कीवर्ड, कंक्लूसिव कीवर्ड, कंक्लूसिव का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड, कीवर्ड का मतलब होता है कि स्पेसिफिक वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो हमें सेंटेंस में कंक्लूजन पे लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, लास्टली, फाइनली, अल्टीमेटली, सो, देयरफॉर, ये सब जितने भी वर्ड होते हैं ये देखने के साथ ही हमें लगता है कि अच्छा ये कुछ ना कुछ सेंटेंस में हमें क्या दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं। और कंक्लूजन कहाँ पे हमें मिलता है, हमेशा अपने को दिमाग में रखना है कि कंक्लूजन जब भी मिलेगा तो हमेशा अपने को लास्ट सेंटेंस में मिलेगा। कंक्लूसिव कीवर्ड कहाँ पे मिलेंगे, लास्ट सेंटेंस में, ये अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट पे अभी हम चलेंगे कि सेंटेंस में इन सबको तो ध्यान में रखना ही पड़ता है। कई बार हमें क्या होता है कि सेंटेंस में हमें क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजी को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी बोले तो क्या, जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी इंसिडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसे इवेंट के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो हमारे पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि स्टोरी नरेट किया गया 2011, फिर देखना है कि 2012, फिर देखना है 2014, फिर देखना है 2018, डेट मीन्स ऐसे करते हुए 2025। डेट मीन्स सेंटेंस को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने बोला कि हमें सेंटेंस के क्रोनोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। डेट मीन्स वी हैव टू पुट आवर सेंटेंस एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। समझ में आ रही मेरी बात कि क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे हमें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा सेंटेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज, एक और भी चीज मैं बताऊंगा कि कई बार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस में
इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल P, Q, R और S, जनरली हमारे पास 4 सेंटेंस हैं और इसमें सपोज Q में इंडिफिनिट आर्टिकल देता है, क्या देखता है? इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल्स अगर दिखाई दिया, सेंटेंस S में हमें क्या दिखाई दिया? डेफिनिट आर्टिकल दिखाई दिया। ठीक है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा क्या दिखाई दिया? डेफिनिट आर्टिकल। तो हमें सेंटेंस को क्या करना है? पेयरिंग भी अगर जब भी हम लगाएंगे, दैट मीन्स ऐसे कंडीशन में जब भी हम प्रायोरिटी देंगे तो ऐसे सारे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? क्यू के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एस, यानी कि क्यू के बाद इमीडिएट फोर्थ कमिंग स्टेटमेंट जो भी होगा वो क्या होगा? एस होगा। दैट मीन्स सेंटेंस को भी हमें फॉर्म करने के साथ साथ उसका हम पेयरिंग करके देखेंगे, एलिमिनेट करके देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस कहाँ कहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे भी आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरी चीज, जब भी आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं, तो जनरली आप देखिएगा कि पहले कोई भी चीज होता है तो उसका क्या होता है? डिक्लेरेशन दिया जाता है, फिर डिटेल्स होता है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स होता है, फिर बाद में क्या होता है? सजेशन। ठीक है, तो कुछ इन चीजों को ध्यान में रखना है। डेट मीन्स एक सिस्टमेटिक अप्रोच को। ठीक है, कोई भी चीज डिक्लेयर किया गया है ना, फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको क्या दिखाई देगा? प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, फिर कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगा? सजेशंस होगा सेंटेंस में। डेट मीन्स सबसे पहले डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद प्रॉब्लम, फिर उसके बाद क्या? सजेशन। नेक्स्ट, ग्रामर का एक टॉपिक कि हमें देखने की जरूरत है क्या? कि कोरिलेटिव, क्या? कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन की हमें बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है जब भी हम सेंटेंस को क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्या? आप कोरिलेटिव किसको बोलेंगे? कोरिलेटिव का मतलब तो यही होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड आएगा तो अपने साथ उसके रिलेटिव को भी क्या करेगा? पकड़ करके लेकर के आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हम इसको देखें, जैसे हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं? व्हेन। स्कैर्सली के साथ क्या यूज करते हैं? व्हेन। नो सूनर के साथ क्या यूज करते हैं? देन। फ्रॉम के साथ क्या यूज करते हैं? टू। बोथ के साथ क्या यूज करते हैं? एंड। बिटवीन के साथ क्या यूज करते हैं? एंड। आइदर के साथ क्या यूज करेंगे? और। नाइदर के साथ क्या यूज करेंगे? नॉर। दो के साथ क्या यूज करेंगे? येट। लेस्ट के साथ क्या यूज करेंगे? शुड। ठीक है, नॉट ओनली के साथ क्या यूज करेंगे? नॉट ओनली के साथ क्या यूज करेंगे? बट अल्सो का भी यूज होता है और बट का भी यूज करते हैं। डेट मीन्स क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सपोज अगर मैं ऐसे सेंटेंस को देख रहा हूं, पी क्यू आर एस के फॉर्म में देख रहा हूं, क्यू में दिख रहा है मेरे को दो, ठीक है, और एस में दिखा येट, इतना मैं फुल डिटर्मिनेशन के साथ बोल सकता हूं कि क्यू के बाद जो इमीडिएट अपना जो सेंटेंस होगा वो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? अगर किसी सेंटेंस में आर में नॉट ओनली आपको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? नॉट ओनली, तो पी में क्या दिखाई देगा? बट अल्सो दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? बट अल्सो। तो डेट मीन्स ऐसे हम पूरे पेयरिंग करके हम फटाक से तुरंत से क्या कर सकते हैं? एस्टिमेशन कर सकते हैं कि आर के बाद जब भी होगा तो क्या होगा? पी होगा। इसमें कोई डाउट वाली कोई बात ही नहीं है। डेट मीन्स हर तरीके से हमें सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को कंज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। पहले ओपनिंग सेंटेंस निकालना, फिर उसको एलिमिनेट करना, फिर उसको पेयरिंग करना, फिर सेंटेंस को फाइनली हम बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं? हम फॉर्मुलेट करके उसको सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या कर सकते हैं? हम सेंटेंस को कंज्वाइन करके कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आपने एक भी सेंटेंस का पेयरिंग अच्छे से कर लिया तो आपका आधा काम आपका ऑप्शंस कर देगा। दैट मीन्स
you have a 4 options. Out of 4 options you have to choose one right answer according to the questions. That means एक को एलिमिनेट करके आप इजिली क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को तुरंत से आंसर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डेट मीन्स इसका कोई ऐसा नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं कि ये कोई फॉर्मूला या टेक्निक है कि इस पे बैठा दिया तो निकल जाएगा. डेट मीन्स जब आप इन सारी चीज़ों का आपको हेल्प मिलेगा, समझ में आ रही मेरी बात, तो जब भी आप पैरा जंबल्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जब आप सॉल्व करें तो ये सारी चीज़ आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, सर्कुलेट होनी चाहिए एट ए टाइम. तो सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या, पहले फर्स्ट सेंटेंस निकालेंगे, फिर लास्ट सेंटेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसका पेयरिंग करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सेंटेंस को कंज्वाइन करेंगे हर तरीके से. और जब लास्टली आप थक जाइए तो इतना तो पता है कि इसमें नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शंस नहीं होता है. डेट मीन्स PQRS के फॉर्म में आपको चारों ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. और इतना तो क्लियरली तो आपको पता चल ही जाएगा कि जब आप पढ़िएगा तो आपको एक फ्रीक्वेंसी की तरह, एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ने में आपको लगेगा कि अच्छा इस सेंटेंस में कोई अब ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं हो रहा है, एक रिदम आपको दिखाई दे रहा है, सेंटेंस के बीच में कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं आप कंक्लूजन पे पहुंचेगा. और फाइनली क्या है, इसमें मार्क्स लेना बहुत ही आसान होता है क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस पूछेगा. आपके एनडीए के एग्जाम में जनरली 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 5 भी दे सकता है. ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा. फिर तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए. जय हिंद. थैंक यू.